हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को नए साल 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। आपके और आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप सभी जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज में आप अपनी एक जॉब है वो सिक्योर कर पाए। तो इसी के साथ एक बार फिर आपको हैप्पी न्यू ईयर। अब चलिए चलते हैं हमारे टेस्ट की ओर। हमारा जो टेस्ट है वो आपके आर एस मेंस 2024 आर एस मेंस 2024 के पेपर फोर्थ का ये टेस्ट रहने वाला है, और जिसमें कि आपके यूनिट फर्स्ट यानी आपकी हिंदी हिंदी में हम हमारा पार्ट फर्स्ट यानी व्याकरण, और पार्ट बी और सी रहेगा, जिसमें हम आज पार्ट ए में व्याकरण और पार्ट बी में जो आपको कल के टेस्ट में जो आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया था वो रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो व्याकरण का हमारा पार्ट ए का टॉपिक है वो है निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। एक स्टूडेंट का 2 दिन पहले क्वेश्चन था कि मैम हम सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस है वो पार्ट ए की करें, पार्ट बी की करें या पार्ट सी की करें। एक ये कल भी ये जो है क्लास के नीचे कमेंट आया था कि मैडम जो पार्ट ए है इसमें आप प्रैक्टिस हमें ज्यादा करवा दीजिए, क्योंकि पार्ट ए है वो 50 नंबर का रहने वाला है, और इसमें हमें ये है कि हम 45 प्लस नंबर ला सकते हैं, और अगर किसी की बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी हो तो वो 50 में से 50 भी लेके आ सकता है। लेकिन बी और सी में हम कितना भी लिख दे हमें नंबर कम मिलेंगे। पहली बात तो ये है कि अपने माइंड को ऐसे सेट मत कीजिए कि बी और सी में हम कितना भी लिख दे हमें नंबर है वो कम मिलेंगे। आप ये सोच के चलिए कि हम जो पार्ट ए है उसमें तो 45 प्लस नंबर लेके आएंगे, और पार्ट बी और सी है उनमें भी अच्छा स्कोर करेंगे। अब मान के चलिए अगर आपको पार्ट बी और सी में जो क्वेश्चन है, जैसे आपके पार्ट बी में जो क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो अपना जो टारगेट है वो मान के चलिए कि हम 7 प्लस लेके आएंगे। अपना टारगेट 7 प्लस का होगा तो आप 6 प्लस है वो जरूर करके आओगे। और जो अगर नॉर्मल बात करें तो जो एग्जामिनर होता है वो 4 से 5 ही नंबर देता है इसमें। इनमें अगर आपके 6 नंबर आ रहे हैं तो आप सभी बच्चों से काफी ज्यादा आगे निकल जाओगे। और अगर आप अच्छा लिख पाते हो, अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे, तो आपके जो 1/4 नंबर होते हैं वो भी अगर आप एक क्वेश्चन में ज्यादा लेके आ रहे हो तो आपकी जो रैंक है वो काफी ऊपर ये ले जाएगा। तो पार्ट बी और सी के भी आप इक्वल प्रैक्टिस कीजिए। वो बात आपकी सही है कि आप पार्ट ए में है वो 50 में से 50 ला सकते हो अगर आप तैयारी है वो अपनी अच्छी करोगे तो प्रैक्टिस है। मैं आपको पार्ट ए के भी आज जो क्वेश्चन लेके आई हूँ कल से और ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगी, लेकिन आप पार्ट बी और सी की भी उतनी ही तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चा तैयारी ए की कर रहा है तो ए में तो सभी सिक्योर करेंगे जितने भी ज्यादा नंबर होंगे, लेकिन आपको पार्ट बी और सी में भी ज्यादा लेके आने हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो समय संधि विच्छेद दिया गया और हमें करना है संधि। विपद प्लस जाल। विपद प्लस जाल की बात करें तो ये बनता है विपजाल। क्या बनता है? विपजाल। विप जाल, इसमें जय है वो दो आएंगे, एक आधा आएगा और एक पूरा आएगा। अगला है श्रीमत प्लस नारायण। श्रीमत प्लस नारायण का बनता है श्रीम नारायण। श्रीमन नारायण। तो इसका लिखेंगे श्री मन नारायण। नारायण। ठीक है। इसमें भी आपके नए है वो दो आएगा, एक आधा और एक पूरा। आगे बढ़े, अगला है हमारा त्रि प्लस अक्षर। त्रि प्लस अक्षर की बात करें तो इसका क्या बनेगा? इसका आपका बनेगा त्रिअक्षर। इसका क्या बनेगा? त्रिअक्षर। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? आपका जो त्रय है वो आधा आ जाएगा, य और अक्षर, त्रिअक्षर। त्रि प्लस अक्षर त्रिअक्षर। विपद प्लस जाल विपजाल। श्रीमत प्लस नारायण श्रीम नारायण। श्री त्रि प्लस अक्षर त्रिअक्षर। अगला है वाणी प्लस औचित्य। वाणी प्लस औचित्य की बात करें तो इससे बनता है वाण्योचित्य। इससे क्या बनेगा? वाण्योचित्य। वाणोचित्य। ठीक है। तो वाणी प्लस से औचित्य। चक्षु विसर्ग प्लस मान, तो इसका बनेगा चक्षुमान। इसका चक्षुमान। स है वो आधा आएगा, तो चक्षु विसर्ग प्लस मान चक्षुष मान। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो भी संधि का, और एक बात आप ध्यान रखिए कि जो आपके पार्ट ए में
पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन में आपके संधि के मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, जिस एक क्वेश्चन में है वो 4 आपके मतलब एग्जाम्पल होंगे, जिसमें संधि विच्छेद का भी होगा और संधि का होगा, दोनों आपके आएंगे। संधि करनी भी आएगी और संधि विच्छेद करना भी आएगा। ये अगला हमारा है, अगर इसकी बात करें, कश्चित की बात करें, तो इसमें कै विसर्ग प्लस चित, कै विसर्ग प्लस चित कश्चित। पयोधी, पयोधी की बात करें तो पय विसर्ग प्लस धी, पयोधी, पय विसर्ग प्लस धी। अगली है, अगली में अयादि संधि है, और अयादि संधि की बात करें हवन अव, तो आया है तो हो प्लस अन हवन। कथोपकथन की बात करें तो इसमें कथ प्लस उपकथन, कथ प्लस उपकथन, कथोपकथन, कथ प्लस उपकथन। प्रेक्षक की बात करें तो आपका आ जाएगा पर प्लस इक्सक, और आपका इसमें है वो पर उपसर्ग भी है, तो पर प्लस इक्सक। ये आपकी संधि है वो कंप्लीट होती है। और संधि के अंदर आप मान के चलिए कि आपके जो संधि में है वो कितने नंबर की होगी, ये 4 से 6 नंबर की आएगी, और 6 नंबर तो जरूर ही आएंगे। आप ये चीजें मान के चलना, तो आपको संधि की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तभी आप मैं देखिए कि मैं कोई भी टेस्ट आपके लिए लेके आती हूँ तो संधि का 1 से 2 क्वेश्चन है वो जरूर लेके आती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर की आपके आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपके शब्द युग्म का, जिसमें हमें अर्थ भेद करनी है। वही आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले की बात करें तो हमें जो सबसे पहला दिया गया वो दिया गया निवर्ती। निवर्ती की बात करें तो निवर्ती का अर्थ होता है अवकाश या फिर छुटकारा। अवकाश या छुटकारा बोलते हैं ना, उससे मैंने निवर्ती पा ली, यानी उससे छुटकारा पा लिया। निवर्ती पाना या छुटकारा पाना। और एक होता है निर्वर्ती। निर्वर्ती होता है किसी चीज की पूर्ति, पूर्ति या फिर सिद्धि, पूर्ति या सिद्धि, पूर्ति या सिद्धि। तो निवर्ती अवकाश या छुटकारा, निर्वर्ती पूर्ति या सिद्धि। अगला है परिचारक। परिचारक की बात करें तो इसका अर्थ होता है नौकर, परिचारक नौकर। और प्रचारक क्या होता है, प्रचार करने वाला, प्रचार करने वाला। जैसे चुनाव में प्रचार करते हैं ना, तो प्रचार करने वाला क्या होता है, प्रचारक होता है। अगला है विवरण। विवरण होता है किसी चीज का ब्यौरा देना, तो बोलते हैं ना कि उस चीज का विवरण किया है उन्होंने या विवरण दिया है, तो यानी ब्यौरा। एक होता है विवरण, एक क्या होता है विवरण। विवरण का अर्थ होता है बदरंगा। वर्ण क्या होता है, रंग होता है ना, तो ये हो जाएगा बी आ गया तो बदरंग, क्या हो जाएगा बदरंग, विवरण बदरंग। सोम का अर्थ होता है चंद्र, सोम चंद्र। और सौम्य, सौम्य का अर्थ होता है सरल, सौम्य का अर्थ क्या होता है सरल। सूची, सूची के अंदर ये जो सूची है बड़े ऊ की मात्रा, तो ये आती है सुई, इस सूची का अर्थ होता है सुई। और अगर इस सूची की बात करें जिसमें च पर बड़ी मात्रा आती है, इसका अर्थ होता है तालिका, सारणी, टेबल। ठीक है, तो निवर्ती अवकाश या छुटकारा, निर्वर्ती पूर्ति या सिद्धि, परिचारक नौकर, प्रचारक प्रचार करने वाला, विवरण ब्यौरा, विवरण बदरंग, सोम चंद्र, सौम्य सरल, सूची सुई, और सूची तालिका टेबल सारणी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है वह जिसको संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो, वह जिसको संपत्ति या अधिकार सौंपा गया वो होता है हस्तांतरित। वो क्या होता है, हस्तांतरित किया गया, हस्तांतरित, हस्तांतरित। इसमें तय के ऊपर है वो बिंदी आती है। अगला है उसी समय में होने वाला या रहने वाला, तो वो होता है समकालीन। अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं नहीं कि वो राजा उसके समकालीन था, यानी उसी समय वो दूसरी जगह, समकालीन। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो वो होता है विज्ञ, विज्ञ। मर जाने की कामना वो होती है मुमूर्षा। और ये जो मुमूर्षा है ये शब्द शुद्धि के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से इसको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये दो ऊ वाला ये शब्द है और एग्जाम में काफी बार आता है, जैसे नुपुर, मुमूर्षा, ये चीजें। आगे बढ़े, अगला हमें दिया गया है भली भांति पोषित या फिर पका हुआ।
भली भांति पोषित या फिर पका हुआ वो होता है परिपुष्ट। वो क्या होता है? परिपुष्ट। परिपुष्ट। तो ये आपके क्या हो गए? वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, जिसमें पहला था वह जिसको संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो, हस्तांतरित। उसी समय में होने वाला या रहने वाला, समकालीन। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, विज्ञ। मर जाने की कामना, मुमूर्षा। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ, परिपुष्ट। क्या हो जाएगा? परिपुष्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है आपके उपसर्ग से। हमें दिया गया है कि निम्नलिखित उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द हमें बनाने हैं। सबसे पहले में दिया गया निरुपसर्ग और दूसरा दिया गया सम। निर से अपन कौन कौन से बना सकते हैं? जैसे निर्वास, निर्वास। और बना सकते हैं निर्भय, निडर, निर्भय, निर्मल, निर्मल, निर्वाह, निर्वाह, निरपराध। क्या बना सकते हैं? निरपराध, निरपराध। और निराकरण, निराकरण। तो ये सारे कई आप याद कर सकते हो, लेकिन आपको तो दो याद रखने हैं। तो निर्वास, निर्भय, निर्मल, निर्वाह, निरपराध और निराकरण। अगला देखिए, अगला है सम उपसर्ग। तो सम उपसर्ग की बात करें तो इससे बन सकता है जैसे संतोष। सबसे पहला संतोष। और बना सकते हैं अपन संस्कार, संस्कार। इसके अलावा संरक्षण, इसके अलावा संरक्षण। और भी सम उपसर्ग से बना सकते हैं जैसे संहार, संहार। और बना सकते हैं जैसे सम्मेलन, सम्मेलन। और सम उपसर्ग से क्या बना सकते हैं? जैसे संस्कृत, संस्कृत, सम्मुख। तो सम से तो हमें काफी सारे है वो बना सकते हैं। एक आध और भी बना सकते हैं जैसे संयोग, संयोग। तो ये सारे के सारे आपके सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। संतोष, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संयोग। संकल्प भी कर सकते हैं और संरक्षण भी कर सकते हैं, जो कि हमने लिख ही लिया है। सम्मुख, ये सारे आपके सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय पृथक करना है, प्रत्यय पृथक करने हैं। सबसे पहले में दिया गया बुढ़ापा। बुढ़ापा में कौन सा है? आपा प्रत्यय है। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय। कड़वाहट, कड़वाहट में कौन सा है? आहट प्रत्यय है। कौन सा है? आहट। कड़वा प्लस आहट, कड़वाहट प्रत्यय हो गया। इसमें देखिए प्रत्यय पृथक करना है और सिर्फ हमने क्या लिखा है? प्रत्यय लिखा है। अगर आप मूल शब्द लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो ये यहाँ पर हमारा पार्ट ए है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट बी पर। और पार्ट बी में हमारा जो कल का जो आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया था वो था आपको अनुस्मारक लिखना था, यानी आपको रिमाइंडर। इसकी बात करें तो जिला कलेक्टर जयपुर की ओर से उपखंड अधिकारी कोटपुतली को न्याय आपके द्वार अभियान की प्रगति रिपोर्ट भेजने हेतु अनुस्मारक लिखिए। 10 नंबर का है। मैंने आपको कल ही बताया था कि अनुस्मारक है वो तब लिखा जाता है जब पहले हमने कोई है वो कार्यालय पत्र है वो लिख रखा हो, और जब उसमें हमने कोई जवाब या कोई रिपोर्ट मांगी हो या फिर हमने कोई काम है उनको दिया हो और वो काम उन्होंने कंप्लीट नहीं किया हो, तो हम उनको याद दिला रहे हैं कि आपने अभी तक वो काम नहीं किया, आप उसे अभी करें। तो वो होता है अनुस्मारक, यानी उनको रिमाइंडर डालना। तो इसमें सबसे पहले में क्या करते हैं? कोई भी पत्र लिखते हैं, विज्ञप्ति लिखते हैं, निविदा लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम कार्य राजस्थान सरकार भी लिखते हैं, फिर उसके बाद है वो क्या लिखते हैं? कार्यालय का नाम लिखते हैं। तो ये क्या है? जिला कलेक्टर जयपुर की ओर से उपखंड अधिकारी को लिखना है, तो जिला कलेक्टर आ जाएगा कौन सा? जयपुर। पत्र क्रमांक आ गया जिला कलेक्टर जयपुर 2023 255 नंबर ये पत्र है। इस साइड है वो डेट लिख दी। अनुस्मारक लिख रहे हैं तो अनुस्मारक यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन जब हम ऑफिस में लिखते हैं तो इस साइड में हम रिमाइंडर डालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर फर्स्ट। और ये है ना, कई भी डालने पड़ जाते हैं कि कई आगे वाला अगर ऐसा ही अधिकारी है ऑफिसर है जो कि बार बार कहने में भी काम नहीं करता है, तो ये रिमाइंडर है वो 3 4 5 कितने भी हो जाते हैं, फिर एक लास्ट में फाइनल रिमाइंडर है वो डाला जाता है। तो सबसे पहले जब हम इसमें ऑफिस में ये लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं रिमाइंडर फर्स्ट। और इसमें हमें क्या लिखना है? बीच में यहाँ पे लिखना है अनुस्मारक। इस साइड है जो लिख रहा जिसको हम लिख रहे हैं उनका पता आ जाएगा उपखंड अधिकारी, उपखंड कार्यालय कोटपुतली। इनको हम ये पत्र है वो लिख रहे हैं।
नीचे आ जाएगा सब्जेक्ट न्याय आपके द्वारा अभियान की प्रगति रिपोर्ट हेतु। अब हम संदर्भ रेफरेंस देंगे कि हमारा जो पत्र क्रमांक है जिला कलेक्टर जयपुर 2023 जो 215वां था, अब हम कौन सा लिख रहे हैं, 255वां लिख रहे हैं, यानी इतने दिन पहले हमने इनको लिखा था, लगभग एक महीने पहले, दिनांक 20 जनवरी 2023 को जो पत्र दिया था उसके रेफरेंस में है। हम आपको ये रिमाइंडर डाल रहे हैं, अभी तक आपने ये रिपोर्ट है वो नहीं भेजी है। तो सबसे पहले हम उनका पता लिखेंगे, फिर यहाँ पे विषय, फिर रेफरेंस देंगे, फिर महोदय, आगे लिखेंगे हमें कृपया आज इस विषय पर कृपया आज इस विषय पर मेरे उपयुक्त पत्र का अवलोकन करें। इसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। न्याय आपके द्वार अभियान की प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी है, अतः उत्तर अविलंब भिजवाने की कृपया करें। यानी कि अब विलंब नहीं करना है, आपको ये अभी भिजवानी है। संलग्न उक्त पत्र की छाया प्रति, यानी जो पहले हमने जो वो आपको जो लेटर लिखा था उसकी यहाँ पे कॉपी भी हमने लगाई है। बहुदीय हस्ताक्षर और जिला कलेक्टर। तो चीज क्या याद रखनी है, अनुस्मारक में हमें सिर्फ इतना लिखना होता है कि ऊपर कार्यालय का नाम लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हम पत्र क्रमांक लिखते हैं, यहाँ पे डेट हो जाती है, यहाँ पे अनुस्मारक लिख देते हैं, फिर हमारा विषय आता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे रेफरेंस आता है, महोदय लिखकर हम बीच का कंटेंट है वो लिख देते हैं। उसमें बता देते हैं कि ये जो हमने पत्र लिखा था इसका अवलोकन कर ले, ये जो हमने लिखा था इसका अभी उत्तर है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर हमने किसी काम के लिए उनको कोई प्रोजेक्ट सौंपा था तो हम लिख सकते हैं कि ये आपका प्रोजेक्ट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिर जैसे हमने दिया है कि न्याय आपके द्वारा अभियान की प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी है, अतः उत्तर अविलंब भिजवाने की कृपया करें। संलग्न यानी इनक्लोज्ड कि हमने इसके साथ क्या लगाया है, तो उक्त पत्र की छाया प्रति कॉपी लगा दी है, यहाँ पर इस साइड हमारे साइन, ये चीजें हो जाएंगी। तो ये था हमारा अनुस्मारक है, आपको अच्छे से समझ आया होगा क्योंकि मैंने काफी अच्छे इजी वे में समझाने की कोशिश की है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे अगले टेस्ट का आपका आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है। जिलाधीश सवाई माधोपुर को प्रतिनियुक्ति पर भेजने पर जिलाधीश करौली को अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने पर अधिसूचना लिखिए। इसमें आपको क्या करना है कि जो जिलाधीश सवाई माधोपुर है उनको प्रतिनियुक्ति यानी डिप्लॉयड किया गया है, कहीं पर भेजा गया है किसी दूसरे स्थान पर, तो उनको कहीं दूसरे स्थान पर भेजा गया है, तो जिलाधीश करौली है उनको एडिशनल चार्ज है वो प्रभार सौंपे जाने पर अधिसूचना लिखनी है। एक चीज बताऊं मैं आपको, मैंने आपको बोला था कि जो आदेश होते हैं, आदेश पत्र होते हैं यानी ऑफिस ऑर्डर होते हैं, कार्यालय पत्र में बोल दे आप कि ऑफिस ऑर्डर यानी आपके कार्यालय आदेश पत्र होते हैं, उसमें मैंने आपको दो तीन एग्जांपल दिए थे, जैसे किसी को डिप्लॉयड कर दिया यानी ये जो उनको प्रतिनियुक्ति की है ना वो वाली चीज, या फिर किसी को एडिशनल चार्ज सौंप रहे हैं जैसे अतिरिक्त प्रभार, तो इसमें भी अपन आदेश पत्र लिखते हैं। तो किस प्रकार लिखते हैं, आदेश पत्र लिख देते हैं और उसमें बता देते हैं कि इनको यहाँ यहाँ पर है वो प्रतिनियुक्ति के लिए भेजा गया है। अतिरिक्त प्रभार का होता है तो उसमें अतिरिक्त प्रभार दे देते हैं, लेकिन इसने क्या बोला है कि हमें अधिसूचना जारी करनी है। ठीक है, तो अधिसूचना जारी करनी है तो आपको पता है अधिसूचना हमेशा है वो राज्यपाल की आज्ञा से जारी होती है, किसकी, जहां पर भी आपको अधिसूचना नाम दिख जाए तो आपको यही सोचना है कि वो राज्यपाल के आदेश से या फिर उनकी आज्ञा से ही जारी होती है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, मैं आपको मोटा मोटा जो इसका ड्राफ्ट है वो बता देती हूँ। अधिसूचना के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे है वो राजस्थान सरकार लिखोगे, फिर यहाँ पे है वो क्या लिखोगे आप, कार्यालय का नाम लिख दोगे, जैसे ये सामान्य प्रशासन विभाग का हो गया, फिर यहाँ पे अधिसूचना लिखोगे कि ये अधिसूचना है, यहाँ पे फिर उसके जगह का नाम और डेट लिख दोगे, फिर यहाँ पे आप लिख दोगे कि इस पत्र क्रमांक के द्वारा है वो आदेश आया है कि इसके अकॉर्डिंग जो करौली के जो जिलाधीश है करौली वाले, उनको जो सवाई माधोपुर के जिलाधीश है उनका जो अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज है वो लेना होगा, ऐसे करके जो बीच का कंटेंट है यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पर फिर लिखोगे राज्यपाल की आज्ञा से। एक चीज याद रखना, कभी भी अधिसूचना में सीधा साइन नहीं करना, और उनकी है वो जैसे उनका पद होता है ना, जैसे इसमें क्या है, इसमें आपके किसका आएगा, जिलाधीश सवाई माधोपुर को प्रतिनियुक्ति पर भेजने पर जिलाधीश करौली को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना है, तो यहाँ पर शासन सचिव का नाम आएगा, तो शासन सचिव की सील ऐसे ही नहीं लगती, ऊपर हमेशा लिखना होता है राज्यपाल की आज्ञा से। फिर किस किस को कॉपी देनी है नीचे कॉपी लिख देंगे, फिर वापस इस साइड है वो लिख देंगे कि उनके साइन आ जाएगा, उनका नाम हो जाएगा और शासन सचिव आ जाएगा। तो ये मोटा
मैंने मोटा मोटा आपको क्या बता दिया, एक ड्राफ्ट बता दिए है आपको अच्छे से, और आपको रिवाइज भी हो गया कि पीछे हमने अधिसूचना है वो किस प्रकार है लिखी थी या उसका प्रारूप किस प्रकार है तैयार किया था। बस अब अपने शब्दों में इसको पिरोना है और आपको आंसर राइटिंग करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी समझ में ना आए तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।